आज के दिन हम सभी के लिए बेहद खास है क्योंकि हम सब बन चुके हैं ड्रीम स्पार्क के यूथ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम का हिस्सा। एक बहुत अच्छे शायरी से मैं आप सबके दिन की शुरुआत करती हूँ। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे। मजबूत इतना अपना इरादा करो, मजबूत इतना अपना इरादा करो। धन्यवाद। कार्यक्रम की कड़ी को आगे करते हुए मैं दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे माननीय अतिथि श्री ऋषि श्याम कुमार गुप्ता जी को। जोरदार तालियों के एवरीवन गिव अ बिग हैंड। तालियों की गड़गड़ाहट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। देवै सदा वंदिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती। जयति जय मा शारदे, जयति वीणा वादिनी, जयति जय मा शारदे, जयति वीणा वादिनी, जयति जय मा शारदे। शेष गुरु पंडित विद्या कला प्रदायिनी, जयति जय मा शारदे, जयति वीणा वादिनी, जयति जय मा शारदे। तव वीणा करती सुर सृष्टि, जगवंदिनी करुणा कर दृष्टि। तव वीणा करती सुर सृष्टि, जगवंदिनी करुणा कर दृष्टि। शुभ माया पर कर शुभ दृष्टि, मृदुवदनी पद्मासिनी, जयति जय मा शारदे, जयति वीणा वादिनी, जयति जय मा शारदे। जयति जयति विराट स्वरूपिणी, जयति जय सुर मोहिनी, जयति जयति विराट स्वरूपिणी, जयति जय सुर मोहिनी। अद्भुत शक्ति धरा जग जननी, दे आशीष सुभासिनी, जयति जय मा शारदे, जयति वीणा वादिनी, जयति जय मा शारदे। बोलिए सरस्वती माता की जय। ड्रीम स्पार्क जो सिर्फ सिखाता नहीं बल्कि जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने का नजरिया देता है। यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, ये एक आंदोलन है, एक क्रांति है जो हम नए युग में लाएंगे। हमारे बीच बहुत बड़ी व्यक्तित्व हमारे बीच। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ महातारी की जय। मैं दो शब्द बोलने के लिए बोली, इसके लिए ज़्यादा शब्द हो जाएगा तो क्षमा चाहूँगा। ड्रीम स्पार्क, कुछ ही दिन हुए हैं मुझे इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए, और उसके लिए मैं माध्यम बनने वाले मेरे परम शिष्य दिग्विजय छोटे भाई सुरेंद्र जी को विशेष धन्यवाद देता हूँ कि वो ड्रीम स्पार्क के महत्वपूर्ण सूत्रधार या ड्रीम स्पार्क के कर्नल बोले हम आदरणीय महंत सर
का दर्शन हमको कराए और ऐसे डायमंड पर्सनालिटी से मिलवाए कि एक मन में बहुत तकलीफ होता था शिक्षा के क्षेत्र में जो हम देख रहे हैं जो माहौल है, और कहीं न कहीं उसमें कुछ त्रुटियां हैं जिसके कारण उसका साइड इफेक्ट भी देखने को मिलता है। और मैं स्वयं बता रहा हूँ, मेरा तो सिर्फ फील्ड मार्शल आर्ट रहा है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का पहला गुरुकुल, एक ऐसा गुरुकुल मैंने चलाया था, छत्तीसगढ़ का पहला, जहाँ पे बच्चे फीस नहीं देते थे, शिक्षक तनख्वाह नहीं लेता। ताली होनी चाहिए। और आप समझिए वो सिर्फ 10 साल चला, उसमें बहुत सारे बच्चे तीरंदाजी में नेशनल अवार्ड पे गए, मार्शल आर्ट में इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट किए। वहाँ से गुरुकुल से पढ़े बच्चे आज गवर्नमेंट जॉब में भी है, प्राइवेट जॉब में है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन वो 10 साल के बाद चूंकि निःशुल्क था, पैसे की व्यवस्था नहीं थी, मेरे को हर साल उसका कलेक्शन करना पड़ता था, अपने मित्रों को परेशान करना पड़ता था बच्चों के भविष्य के लिए, क्योंकि सारे ट्राइबल बच्चे थे। तो जब सत्यनारायण राठे जी डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में मंत्री बने, मेरे दोस्त थे वो, तो उनको बोल करके मैंने वहाँ पे सरकारी स्कूल चालू करवा दिया, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य था वो उद्देश्य की पूर्ति हो चुकी थी। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जो एक क्रांति चाहिए या जो आंदोलन चाहिए उसका शिक्षा परिवर्तन को लेकर के, उसको लेकर के अभी तक कोई पहल नहीं हुआ था, और वो पहल का आगाज डीम्ड स्पार्क के ग्राउंड से हो चुका है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ फिल्म बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड भी मिला है इन्हें। साथ ही भारत के प्रमुख सीरियल चाणक्य में इन्होंने काम किया है। बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, बहुत ही बड़े व्यक्तित्व है हमारे बीच। छत्तीसगढ़ में सम्मानित है, बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड मिला है इन्हें। ये जो हम सामान्य में पुरस्कृत कर रहे हैं, ये कोई सामान्य गमछा नहीं है, सामान्य शॉल नहीं है, आसाम से मंगवाई गई है, स्पेशली हमारे स्पेशल गेस्ट के लिए मंगवाई गई है। हर्षोल्लास के साथ किया जाता है, तो अगर आपकी ताली में कमी हो जाए तो अतिथि सम्मान में कमी हो जाएगी, इसलिए ताली में कमी न दिखाइए। Everyone give a big hand please. जो ग्रेट पर्सनैलिटी हमारे बीच में है, एक बड़ी उपलब्धि है। एक बड़ी व्यक्तित्व दूसरे बड़ी व्यक्तित्व को सम्मान कर रही है। जो मैं बिल्कुल आप सभी को बताना चाहूंगी, इसलिए ताली में कमी न कीजिए। सर के बारे में एक उपलब्धि अभी पता चली है कि सर आज तक हमारे डॉक्टर जीडी महंत सर, मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगी कि आप मंच पर आएं और अपने 20 वर्षों की अथक शोध, गहन अवलोकन और युवाओं की गहराई से समझ कर जिन्होंने जन्म दिया है एक ऐसे मंच को जो न केवल संस्था है बल्कि यूथ ट्रांसफॉर्मेशन की क्रांति है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे सीईओ, हमारे फाउंडर डॉक्टर महंत सर का। सर को मैं माइक सौंपते हुए आगे के कार्यक्रम में बातों एक दो हाथ में देती हूँ। सर परिचित है आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक शब्द कहा था, आप सभी को याद होगा, उनका सबसे प्रसिद्ध डायलॉग है कहा जाए आज की भाषा में, कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो डहारेगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो डहारेगा। ये लाइन, अभी हमने रत्नों के बारे में बात किया, अब उनके विकास के बारे में बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो डहारेगा।
सभी बच्चे अपने माता का दूध पी के ही बड़े हुए हैं। अब मैं आपके सामने एक पेन रखना चाहता हूं, एक पीड़ा को रखना चाहता हूं। अब मान लीजिए वो दूध नकली हुआ तो, मान लीजिए अगर वो दूध नकली हुआ तो क्या होगा? बच्चों के पोषण और न्यूट्रिशन पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, बच्चा कमजोर हो जाएगा और उसका विकास भी प्रभावित होगा। तो हमारे को जो मिल रही जो शिक्षा है, वह अभी जो हमको मिल रही है वह नकली शिक्षा है। शिक्षा क्या है? शिक्षा है जीवन संघर्ष के दौरान आने वाले परिस्थितियों से, जीवन संघर्ष के दौरान आने वाली परिस्थितियों से लड़ने लायक क्षमता अर्जित करने का नाम शिक्षा है। जीवन संघर्ष के दौरान आने वाली परिस्थितियों से लड़ने लायक क्षमता अर्जित करने का नाम शिक्षा है। अभी की जो वर्तमान शिक्षा है वह नकली दूध के समान है। ठीक कहा था अम्बेडकर जी ने, हम स्ट्रांग बनेंगे और हम दहाड़ेंगे, लेकिन व्यवस्था ऐसी हो चली है कि वो दूध को ही नकली बना दिया गया है। जो शिक्षा हम पढ़ रहे हैं वह एक आभासी शिक्षा प्रणाली है, आभासी शिक्षा प्रणाली है। ये शिक्षा प्रणाली, इसको आप ब्रोकन एजुकेशन सिस्टम बोल सकते हैं, ब्रोकन एजुकेशन सिस्टम। आप छत्तीसगढ़ को देखिएगा, छत्तीसगढ़ का जो सीन है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश से थोड़ा लगा एरिया और महाराष्ट्र से भी थोड़ा लगा एरिया, इस जो क्षेत्र, यह जो क्षेत्र है काफी पिछड़ा रहा है। यह कौशल क्षेत्र, यहाँ पे कुछ अलग ही भौगोलिक परिस्थिति है और यहाँ पे आदिवासी बहुल क्षेत्र है और पिछड़ा है। तो पिछड़ा कैसे है, ये सब चीजों को अलग अलग मापदंडों से समझते हैं। सबसे पहले सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम जो माना जाता है यूपीएससी का एग्जाम, तो यूपीएससी की एग्जाम में हमारे यहाँ के सिलेक्शन रेशियो बहुत ज्यादा कम है। नीट हो, जेई हो, 1000 10,000 में हमारा नंबर नहीं है। नेशनल इंस्टीट्यूट में हमारा कोई पार्टिसिपेंट नहीं, पेटेंट में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में किसी भी प्रकार से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं है। तो वो प्रतिनिधित्व सिर्फ पढ़ाई के कारण नहीं है, पढ़ाई के नकली होने के कारण है। पढ़ाई नकली कैसे, हम इसको अपन समझते हैं। मैं किसी स्कूल का नाम नहीं लेना चाहूंगा। आप सब जानते हैं कि हमारे देश में बड़े बड़े पब्लिक स्कूल्स हैं, बहुत सारे पब्लिक स्कूल हैं, कॉन्वेंट स्कूल्स हैं, जिसकी शिक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। निश्चित रूप से हम मान सकते हैं कि एक प्राइमरी या मिडिल का बच्चा जो बड़े कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा हो और एक बच्चा जो आत्मानंद और सरकारी स्कूल से पढ़ा है या सुविधा विहीन स्कूल से पढ़ा है, चाहे प्राइवेट स्कूल से पढ़ा हो, दोनों की योग्यता में जमीन आसमान का अंतर है कि नहीं? देखिए, एनर्जी दोनों तरफ फ्लो होनी चाहिए, आपको भी बात करनी होगी। क्या दोनों के एजुकेशन के गुणवत्ता में, मात्रा में अंतर है कि नहीं? है सर। जमीन आसमान का अंतर है। XYZ पब्लिक स्कूल और जो दाल भात योजना के द्वारा पैदल जाके पढ़ के स्कूल में पढ़े हैं, दोनों के क्वालिटी में, एजुकेशन क्वालिटी में जमीन आसमान का अंतर है। यस सर। लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यूपीएससी का एग्जाम क्या दोनों के लिए अलग अलग है? नहीं सर। नीट का एग्जाम क्या दोनों के लिए अलग अलग है? नहीं। जेईई का एग्जाम क्या दोनों के लिए अलग अलग है? नहीं। क्या जीवन में आगे बढ़ने के लिए समान अवसर नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि समानता का अवसर हमको मिलना ही चाहिए। अगर कोई भी सार्वजनिक परीक्षा है तो उसमें हमको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। लेकिन यह एक ऐसा रेस का दौर है, यह एक ऐसा दौर है जिसमें एक बच्चा 20 किलो लाद के अपने पीठ पे नंगे पैर दौड़ रहा है पथरीले रास्ते पे, और एक बच्चा दौड़ रहा है स्पोर्ट्स शूज पहन के, बॉर्नविटा हॉर्लिक्स पी के एकदम मखमली रास्ते पे, और किसी का रास्ता चालू हुआ है वहां से और किसी का चालू हुआ है यहां से। ये कैसा कंपटीशन है? क्या ये स्वस्थ प्रतियोगिता है? नहीं।
ये तो वो ऐसी ही है। शेर, भालू, बंदर, घोड़ा, हाथी, इसको पेड़ चढ़ने का प्रतियोगिता करा दो, कौन जीतेगा बताओ? बंदर जीतेगा ना। तो बंदर क्या गेंडा से ज्यादा भारी है? नहीं घोड़ा से ज्यादा तेज है? शेर से ज्यादा बुद्धिमान है? नहीं फुर्तीला है? नहीं फिर भी वो जीत गया। फिर भी वो जीत गया। वो जीता इसलिए है, देखिए वो बंदर में भी योग्यता है भाई, उसमें भी पेड़ चढ़ने की योग्यता है। मैं बंदर को डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि एवरी चाइल्ड ब्लूम डिफरेंटली। हर बच्चा अलग तरीके से निखर सकता है। यस सर हमारे पेरेंट्स और हमारे समाज में एकदम भेड़ चाल है। यस ब्लाइंड फॉलोइंग या ब्लाइंड फॉलोइंग जो है एक ऐसा रास्ता जिसमें समानता सब लोग चलते हैं, उसी में चलने का प्रयास करते हैं बिना सोचे विचारे कि हमारी क्या योग्यता है। सबसे पहले तो अपनी योग्यता और अपनी खासियत को पहचानना होगा और उसको विकसित करना होगा। आगे ड्रीम स्पार्क की आइडियोलॉजी में हम वही बात को समझेंगे। तो क्या आपको मैं समझा पाया कि एजुकेशन सिस्टम जो हमको प्रोवाइड हो रहा है, सोसाइटी जानते हैं कोटा में चावल मिलता है 1 रुपये 2 रुपये किलो, ये कुछ वर्ग के लोग बेचारे खाते हैं और एक HMT वाला विष्णुभोग खाता है, ठीक है ना। अब वह कोटा का चावल बांट के समाज अपना उत्तरदायित्व पूरा कर दिया, समाज अपना उत्तरदायित्व पूरा कर दिया, कोटा का चावल बांट के, और वो कुपोषित बन गया। अब उसको अलग से अब योजना चलाओगे कुपोषण का, ठीक से खाना तो खिला दो। ऐसी खाना है शिक्षा। मैं बोल रहा हूं नकली दूध सिर्फ इसीलिए, वो एक अध्याय है, उसके 4 पेज हैं, पीछे में कुछ क्वेश्चन आंसर है, बस उसको पढ़ा दिया, लिखा दिया। स्पीड और एक्यूरेसी पे कोई बात नहीं हुई, स्पीड और एक्यूरेसी पे कोई प्रश्न नहीं हुआ। टेस्ट में तो स्कूल में निकल जाओगे क्योंकि बता दिया जाएगा ये आएगा, लेकिन जब असली शेर से सामना होगा नीट जेईई यूपीएससी से और जीवन युद्ध से, तो क्या उस शेर के सामने बिल्ली जैसे आंख बंद करने से काम चल जाएगा? वो बिल्ली को तो शेर खा जाएगा। सॉरी, बिल्ली और कबूतर है, कबूतर जो है बिल्ली को देख के आंख बंद कर लेता है। ऐसी समाज की स्थिति हो गई है। ब्रोकन एजुकेशन सिस्टम के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं कि लोग नहीं जान रहे हैं, मैं नहीं समझ रहे हैं, लेकिन सिर्फ जानना और समझना पर्याप्त नहीं है। धार्मिक व्यक्ति वो नहीं है जो सिर्फ धर्म को जानता है, धार्मिक व्यक्ति वो है जो न केवल धर्म को जानता है, मानता है, पालन करता है और उसका पालन कराने का सामर्थ्य भी रखता है। तो कौन नहीं जानता कि क्या प्रॉब्लम है? सब जानते हैं। या तो आप समस्या के हिस्से हो सकते हो या समाधान के हिस्से हो सकते हो। और यकीन मान के चलिए, अगर आप समाधान के हिस्से नहीं हैं, तो खुद एक समस्या है। सॉरी टू से दैट। समाज सिर्फ जान लेने से नहीं होगा, सामर्थ्य से होगा। और सामर्थ्य अगर आपको चेंज करना है, आप नहीं चेंज करोगे तो कल आपके बच्चों को परेशानी होगी। चेंज करना है, चेंज करना है कि नहीं? सामर्थ्य डेवलप करना है कि नहीं? तो सामर्थ्य डेवलप करने की शुरुआत हो रही है आज ड्रीम स्पार्क से, और मैं उसी काम में लगा हूं। देखिए, शिक्षा में तो हमने आलोचना कर दिया, लेकिन ये जवाबदारी किसकी है? आपके घर में बिजली बंद हो जाए, बिजली ऑफिस को फोन करते हो, हल्ला करते हो, कैसा है नगर निगम, कैसा है नगर पालिका, बिजली ऑफिस कैसा है, रोड खराब है तो सरकार को दोष देते हो, हॉस्पिटल नहीं है तो व्यवस्था को दोष देते हो, स्कूल भी नहीं है तो हम इसको किसी को दोष दे रहे हैं। लेकिन इसको ठीक करने की जवाबदारी किसकी है? हमारी है। रोड, बिल्डिंग, ब्रिज, ये सब देश नहीं है, देश है आप युवा, ये हमारा देश है और इसी को समर्थ होना है और इसी को बदलना है।
नहीं बदलेंगे तो क्या होगा, मैं आपको थोड़ा सा एलिब्रेट करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, शिक्षा जो है, शिक्षा सिर्फ पेरेंट की जवाबदारी नहीं है। हमारी प्रबल मान्यता है ड्रीम स्पार्क की कि शिक्षा सिर्फ पेरेंट की जवाबदारी नहीं है, शिक्षा जवाबदारी है समाज की। क्योंकि समाज जो है कानून बना रहा है, व्यवस्था बना रहा है और उस व्यवस्था को पालन करने के लिए बोल रहा है। तो समाज की जवाबदारी है शिक्षा, सिर्फ पेरेंट की जवाबदारी नहीं है। और समाज अपनी जवाबदारी को पूरा नहीं कर पा रहा है, और समाज अगर जवाबदारी को पूरा नहीं करेगा तो समाज को ही भोगना पड़ेगा। ये नेचर का लॉ है। लास्ट में आपको एक ब्रह्मास्त्र दे के भेजा जाएगा, आए इतना दूर तो मैं यूनिवर्स के ऐसे टॉप सीक्रेट रिवील करूंगा, यूनिवर्स के लॉ जो आपके जीवन में ना एकदम चेंज ला देंगे, सिग्निफिकेंट रिजल्ट ला देंगे, अगर उन नियमों को आप जान गए और चालू कर दे, फॉलो करने के लिए। तो देखिए, एक कल्पना कीजिए, यहाँ ट्रेजर आइसलैंड मॉल है, रायपुर में मैग्नेटो मॉल है, लखनऊ में लुलु मॉल है, बड़े बड़े मॉल में कोई परिवार शॉपिंग करने जा रहा है, अच्छे अच्छे शॉपिंग कर रहा है वो, और वहीं पे एक छोटा ठेला खोमचा वाला है। अब उसका परिवार देख रहा है, उसके बच्चे देख रहे हैं कि वो जो है इतना अच्छा लाइफ स्टाइल में है और वो ऐसे कर पा रहा है, और मैं यहाँ हूँ और मैं ऐसे नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्या करेगा वो, प्रकृति के नियम के अनुसार उसमें भी बराबरी में आने की कोशिश होगी। बराबरी में आने की कोशिश कैसे होगी? पानी जैसे बहता है अपना स्थान लेयर बना ही लेता है, वैसी जो है मनुष्य अपना स्थान बना ही लेता है, उसके में प्रकृति प्रदत्त गुण है। अब वो क्या करेगा? अब वो अपराध करेगा, कोई गलत रास्ता अपनाएगा, तो उसका दंड किसको मिला? समाज को ही मिला ना। समाज की जवाबदारी थी, समाज की मैं जब समाज बोलूं तो आप कतई मत समझिएगा किसी जाति समाज, मेरा तात्पर्य कंप्लीट मानव समाज, हमारे देश की कम्युनिटी, हमारा देश का मानव समाज जो मनुष्य है। क्योंकि समाज कानून बनाता है ना, संविधान, आईपीसी, सीआरपीसी कौन बनाया? व्यक्ति ने बनाया। अगर वो कोई अपराध करता है, कोई अपराध करता है, कहीं पे कुछ भी छोटा मोटा अपराध करता है, अब उसको व्यवस्था के अंतर्गत कानून की एजेंसियां उसको पकड़ती है। क्यों पकड़ती है? क्योंकि वो व्यवस्था के कानून को तोड़ा। तो उस समाज ने वो जिस कानून के तहत, उस समाज ने जिस कानून के तहत उस एजेंसी को, उस व्यक्ति को निरुद्ध करने का अधिकार दिया है उसके गलती पे, उसी कानून ने आर्टिकल 21 में आपको बराबरी का अवसर प्राप्त करने का अधिकार दिया है। तो एक तरफ ये पालन होगा और एक तरफ ये पालन नहीं होगा तो कैसे बनेगा? तराजू में दोनों तरफ पलड़ा बराबर होना चाहिए। अगर समाज एक व्यवस्था में जो कोई गलती कर रहा है, कोई बच्चा नादानी में, नासमझी में, अज्ञानता में उसको दंडित कर सकता है उस व्यवस्था के तहत, तो वही व्यवस्था तो शिक्षा की जवाबदारी लेता है। और यह जवाबदारी का निर्वहन अगर गैर बराबरी से हो रहा है तो कहीं ना कहीं समाज का भी दोष है। तो हमें आज मिलके ये सोचना होगा, ये विचारना होगा, ये मंथन करना होगा, ये चिंतन करना होगा कि क्या कभी हम पे रह गई, क्या त्रुटि हमसे हो गई और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। क्या आपको पेन महसूस हुआ? उन कुपोषित बच्चों, छत्तीसगढ़ के अकाल दुकाल झेल के, बोरे बासी खा के, मेहनत करके उनके माँ बाप उन बच्चे को पाले। मैं एक लाइव अब उदाहरण बताना चाहूंगा। मैं कमल विहार रायपुर में किसी काम से गया था। वहां पे एक माता एक काम कर रही थी लेबर का, कंस्ट्रक्शन साइट पे। छोटा सा उसका बच्चा था, 2 साल का, उसके अगल बगल में खेल रहा था। मेरे से रहा नहीं गया, मैं अपनी कार से उतरा, मैं जाके बोला छोटा बच्चा है, इसको सुरक्षित कहीं पे रखो, यहाँ पे इतना धूप है, गर्मी का मौसम था जी। तो वो माता का जवाब ने मेरे को हिला दिया और मैं सोचने पे मजबूर हो गया। आप जानना चाहेंगे उस माता ने क्या बोला? ज्यादा उम्र नहीं होगी, 22-25 साल की बच्ची रही होगी, माँ थी और काम कर रही थी।
वो बोली कि भैया हम गरीब आदमी भूख प्यास नहीं लागे और हमार लड़का घाम नहीं लागे, ऐसे मजबूत हमार छत्तीसगढ़ है, ऐसे मजबूत हमार छत्तीसगढ़ है जे घाम प्यास भूख अकाल दुकाल सब निर्वाह कर ली। और उधर मजाक उड़ाए जाते हैं कि वो यूपीएससी नहीं निकाल पाई, नीट नहीं निकाल पाई, जेई नहीं निकाल पाई। और वो मजाक उड़ोइया मन ये नहीं जाना थे कि ये बंदर प्रतियोगिता में जीतना जीवन युद्ध नो है, असली जीवन युद्ध और कुछ हुए। तो ये जीवन युद्ध काए और कैसे जीते रहे यही ला सीखे बा आज आए हैं ड्रीम स्पार्क। हमारा देश को अंग्रेजों ने भी मजाक उड़ाया, विदेशियों ने भी मजाक उड़ाया। वे बोलते थे कि ये मदारियों और सपेरों का देश है। मिल जाएगा रिकॉर्ड आपको, मदारियों और सपेरों का देश है, ऐसा करके हमारे देश के बारे में बोला गया। दरअसल वो मदारी और सपेरे नहीं थे, वो सम्राट थे, महावीर सम्राट थे, बुद्ध सम्राट थे। उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग करके संन्यास धारण किया और वो ऐसे वस्त्र पहनते थे और साधारण रहते थे। वो चूंकि साधारण रहते थे तो उनको देखने में यह भूल हो गई, उनको ये भोरहा हो गया कि ये लोग मदारी और सपेरे हैं। हमारा देश त्यागी और तपस्वियों का देश है। यह सुकर्म फल त्यागी सब त्यागी थी अभी दिए थे। हम यहाँ कर्म के फल को ही त्याग देते हैं। ये रत्न जो भारत के वीर सपूत दिखाई दे रहे हैं आपको, ये इन्होंने भारत का मान बढ़ाया, इन्होंने भारत का गौरव बढ़ाया। हमारी माताएं ऐसे हीरे जन्नी हैं जिसमें आज हमको फक्र होना चाहिए, लेकिन उनके नाम हमें याद नहीं, हमें कुछ नकली हीरो के नाम याद है क्योंकि हमने नकली शिक्षा ग्रहण की है। तो ये जो व्यवस्था है, यह व्यवस्था हमारी एजुकेशन सिस्टम की हमको सिर्फ जीवन निर्वाह करने लायक बनाया गया है। ऐसा उदाहरण से समझिएगा कि एक बड़ी कॉलोनी कहीं पे विकसित होती है ना, तो बगल में अटल आवास बना दिया जाता है। वह अटल आवास इसलिए बनाया जाता है ताकि उनके घर में काम करने वाले जा सके वहां से। जो लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा पद्धति है वह बुद्धि को सिर्फ इतना ट्रेन करती है, सिर्फ इतना कि आप जीवन निर्वाह कर सकते हो। जब तक आप अपनी बुद्धि को कुचल न दो, जब तक आप अपने थके शरीर को यह ना कह दो कि मैं तुमसे नहीं हारूंगा, मैं इससे भी बढ़ के करूंगा। जब आपकी बुद्धि रोक दे अब ये मैं काम नहीं कर सकता और उससे भी आगे आप काम जब तक ना करो तब तक आप मीनिंगफुल लाइफ नहीं जी सकते। और वो क्या है जो अंतर करती है प्रिंसिपल में और प्यून में, एक सामान्य व्यक्ति में और एक बड़े सफल व्यक्ति में जो अंतर कर रही है, वह अंतर को ही हम आगे समझेंगे। लंच का समय हो गया है, इशारा हो रहा है मुझे, तो समय का विशेष ध्यान रखते हुए आगे का हम क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम पे तो अभी आया ही नहीं है। ब्रोकन एजुकेशन सिस्टम हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अप्रायोजित युवा, अनयूज्ड यूथ, नॉन प्रोडक्टिव मैन पावर। इस बात को आप सरल समझिएगा। अगर कोई इंजीनियर है, बीई है, तो उसको रोजगार नहीं है। रोजगार क्या, उसको तो देश को आगे बढ़ाना चाहिए, वो क्यों अपना रोजगार ढूंढ रहा है? तो सबसे बड़ी समस्या है नॉन प्रोडक्टिव यूथ। हमारा एजुकेशन सिस्टम, ऑल एजुकेशन सिस्टम गिव्स ओनली लीगल स्टाम्प पेपर नॉट क्वालिटी एंड द इंडस्ट्री नीड्स क्वालिटी। तो है तो सब, लेकिन अप्रायोजित है, अनयूज्ड है, नॉन प्रोडक्टिव है। और
और नॉन प्रोडक्टिव क्यों है और हमारे पास क्या सॉल्यूशन है, इन सब बातों पे आगे हम चर्चा करेंगे। तो मैं आप लोगों को लंच मध्यावधि के लिए नहीं हुआ है। धन्यवाद, समय ने और 15 मिनट दिया। सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने अपने विचार रखे। मैं सर के विचारों और हमारे जितने भी अतिथि आए हैं, जितने भी लोग आए हैं, उनके लिए एक लाइन बोलना चाहूंगी, तो ध्यान से सुनिएगा कि न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़ी बड़ी आंधियां तूफान थम जाती है जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार। साथियों, काफी उत्साह है आप सब में, और आप सबका उत्साह देख करके मैं भी अपने आप को काफी उत्साहित महसूस कर रहा हूँ। वैसे मैं थोड़ा सा 2 लाइन में अपना परिचय देना चाहूँगा कि मैं छत्तीसगढ़ के पूर्वांचल में, जहाँ पर केलो नदी बहती है, मैं वहीं से आया हूँ। और केलो नदी में एक नहीं 2 धारा बहती है। 2 धारा मैं इसलिए कर रहा हूँ, एक धारा तो मैं स्वयं हूँ, तरुण धारा, जो कभी बुजुर्ग नहीं रहता, और दूसरी धारा है श्याम धारा, श्याम कुमार गुप्ता जी, जिन्होंने आज मुझे इस खूबसूरत परिवार से मुझे जोड़ा है, जो मैं उम्मीद नहीं किया था। और बड़ी उम्मीद और उत्साह के साथ आज मैं ग्रीन स्पार्क परिवार के बीच में और अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ। जैसा कि आप लोगों को बता दूं कि मेरा सफर लंबा रहा है। मैंने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, बाल श्रम मिशन, पर्यावरण मिशन से लेकर के कई जो सामाजिक जागरूकता के कार्यक्रम है, निरंतर श्याम जी की तरह उसमें मैंने काफ़ी लंबा समय बिताया। मैं इस बीच में, चूंकि कलाकार शुरू से ही था और हर परियोजना में, हर प्रोजेक्ट में हम कलाकारों की जरूरत पड़ती ही है, तो मुझे बुलाया जाता था। और जब से 2000 से छत्तीसगढ़ बना, तब से मेरी बम्बई जाने की तमन्ना थी, वो छत्तीसगढ़ वाले ने भी पूरा कर दी यहाँ पर। आज मैं 2 दर्जन फिल्मों में काम कर चुका हूँ। 2022 में मुझे फिल्म प्रेम के लिए बेस्ट कॉमेडियन के फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। और अभी मेरी लाइन से 6 फिल्में आएंगी। 3 फिल्में तैयार हैं, 3 फिल्में अंदर रनिंग है अभी तक। तो आज मैं जैसे ही इस परिवार के आमंत्रण पर काफी उत्सुकतावश, क्योंकि एक सच्चाई को तो स्वीकारना ही पड़ेगा हम लोगों का कि एक जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, जीवन की इस गोधूली बेला में प्रिया कौतूहल से तुम आए, निर्जन सी रजनी रातों में अंचल में दीप जलाए, मेरे जीवन की बेला में गोधूली बेला में तुम आए। ये पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की मैंने पढ़ी थी उन दिनों में। तो यकीनन आज उम्र के जिस पड़ाव पर हम लोग हैं, ग्रीन ड्रीम स्पार्क परिवार से जुड़ करके, वही मैं महसूस करूंगा। आज मैं बता दूं आप लोगों को, जैसे ही मैं दुर्ग रेलवे स्टेशन पर सवेरे सवेरे उतरा यहाँ पर, तो चूंकि मैं जो महसूस किया वो बता रहा हूँ। शायद हम लोगों का ड्रीम स्पार्क भी उसी दिशा में, उसी बदलाव की दिशा में काम कर रहा है। हम छत्तीसगढ़िया लोगों की एक तो बुरी आदत है, जैसे कि 2 बंगाली मिल जाते हैं तो दोनों बढ़िया बंगाली में बात करते हैं, गुजराती मिल जाते हैं तो गुजराती में बात करते हैं। लेकिन हम छत्तीसगढ़िया देखिए, जैसे ही बाहर निकलते हैं तो थोड़ा सा हम लोग हीन भावना का शिकार महसूस करते हैं छत्तीसगढ़ी बोलने में। अपनी भाषा बोली के प्रति हमको सम्मान रखना होगा। तो आज एक आदमी मिला वहाँ पर और एक दूसरे आदमी से पूछ रहा है, वहीं पर मैं भी खड़ा था, तो बोले कि कैसे जी, ये वृंदावन होटल किस बार है जी? तो दूसरा क्या बोलता है, वृंदावन होटल दूस बार है जी। तो ये मतलब देखिए इन लोगों की, और यही चीज मैं अभी आकर के इसमें देख रहा था उद्देश्य में हम लोगों। तो वहां पर एक जो मानसिक स्वास्थ्य के बारे में दिया गया है, कॉलम है, शुरुआती ही कॉलम है, उस मानसिक स्वास्थ्य पे इसी व्याधि को हमको दूर करना है और हमें अपनी बोली भाषा और अपने बीच के प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए निरंतर काम करना है।
चूंकि कलाकार हूँ इसलिए थोड़ी सी उम्मीदें तो आप लोगों की होंगी ही मुझसे। मैं एक छोटा सा हादसा बता करके 2 मिनट का अपना स्थान ग्रहण करूंगा, क्योंकि काफी प्रतिभाशालों के बीच में प्रतिभाओं के बीच में मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा उनके बीच में बैठ के लेने के ज़्यादा उत्सुक हूँ। खास करके जब डॉक्टर साहब को आज मैंने सुना तो निश्चित रूप से मैं काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ। एक बार जोरदार ताली हमारे डॉक्टर साहब के नाम पर।